AK बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत है। फूल वाले पौधों की दुनिया भी ना अपने आप में एक अजूबा है तो हम अक्सर उनके रंग या खुशबू पर ही ध्यान देते हैं, पर आज हमारे पास उनकी बनावट का एक पूरा नक्शा है। एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। हाँ, एक ब्लूप्रिंट। हम एक पौधे की इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे एकदम शुरू से, मतलब जमीन के नीचे छिपी जड़ों से लेकर उस फल तक जो हम खाते हैं। चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधों की आकारिकी पर है। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। जी हाँ, मॉर्फोलॉजी, जिसका सीधा मतलब है कि हम उनकी बाहरी बनावट और उसके पीछे के क्यों को समझेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो एक गाइड की तरह है। तो हमारा मिशन क्या है? मिशन ये है कि पौधे के हर हिस्से, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज को सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये सब मिलकर एक जिंदा काम करने वाली मशीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? पौधे की नींव से? हाँ, जमीन के नीचे से शुरू करते हैं। जब मैं किसी जड़ के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में जैसे गाजर जैसी एक मोटी सीधी जड़ की तस्वीर आती है। क्या ज्यादातर जड़ें ऐसी होती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपने अनजाने में पौधों की दुनिया के दो बड़े डिजाइन प्लान में से एक की बात की है। अच्छा। हाँ, जिसे आप गाजर जैसी जड़ कह रही हैं, उसे हम विज्ञान में मूसला मूल या टैप रूट कहते हैं। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जो गहराई तक जाती है और उससे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। बिल्कुल। यह द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों की पहचान है, जैसे सरसों या आम। यह डिजाइन पौधे को मजबूती से जमीन में गाड़ने और गहरे पानी तक पहुंचने की एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो ये एक डिजाइन प्लान हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा डिजाइन है जकड़ा मूल या फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट? हाँ, जरा घास को उखाड़ने की कोशिश कीजिए, कोई एक मुख्य जड़ नहीं मिलेगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक गुच्छा सा होता है। सही। तने के आधार से हजारों पतली रेशे जैसी जड़ें निकलती हैं। ये एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों जैसे गेहूं या मक्का की पहचान है। तो इनकी रणनीति अलग है? इनकी रणनीति गहराई में जाने की नहीं, बल्कि सतह के पास एक घना जाल बनाकर बारिश के पानी को तेजी से सोखने की होती है। वाह! तो जड़ें सिर्फ पौधे को पकड़ कर नहीं रखती, बल्कि ये पौधे की पानी खोजने की एक पूरी स्ट्रैटेजी भी तय करती हैं। लेकिन मैंने बरगद के पेड़ में हवा से लटकती हुई जड़ें भी देखी हैं जो बाद में खंबे बन जाती हैं। वो इन दोनों में से किस डिजाइन में आएंगी? वो तीसरी तरह की जड़ें हैं जिन्हें हम अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस? हाँ, ये बड़ी अनोखी होती हैं क्योंकि ये अपनी सामान्य जगह से नहीं, बल्कि पौधे के किसी भी और हिस्से जैसे तने या शाखाओं से निकल सकती हैं। बरगद का पेड़ इसका सबसे शानदार उदाहरण है। तो ये एक तरह का अतिरिक्त सहारा हुई? बिल्कुल, पौधे के लिए अतिरिक्त सहारा या रीइंफोर्समेंट्स का काम करती हैं। कमाल है। तो जड़ें पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं, पानी और खनिज खींचती हैं और कभी-कभी तो हवा से निकलकर सहारा भी देती हैं। सही। अब जो खजाना जड़ों ने जमीन से निकाला है वो पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए कोई हाईवे सिस्टम होगा। बिल्कुल सही सोचा। वही हाईवे सिस्टम है तना यानी स्टेम। ये सिर्फ एक डंडी नहीं है, ये पौधे का प्लम्बिंग और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। अच्छा। स्रोत में जो चित्र है उसमें हम पर्म यानी नोड साफ देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं। और दो पर्वों के बीच की जो खाली जगह होती है उसे पर्व संधि यानी इंटरनोड कहते हैं। तो तना एक तरह से पौधे का ढांचा है जिस पर सब कुछ टिका है। ढांचा भी है और डिलीवरी सिस्टम भी। ये जड़ों से पानी और खनिज ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियों में बने भोजन को नीचे जड़ों और दूसरे हिस्सों तक भेजता है और पौधे को ऊपर की ओर ले जाता है, सूरज की रोशनी की तरफ। बिल्कुल। सूरज की रोशनी। तो अब पौधे के सोलर पैनल्स की बात करते हैं। पत्तियों की, वे हरी होती हैं और फैली हुई होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या उनकी बनावट में भी कोई खास बात होती है? मैंने देखा कि अलग अलग पत्तियों में नसों का पैटर्न अलग अलग होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पत्तियों के अंदर नसों के उस जाल को शिरा विन्यास या वेनेशन कहते हैं, और ये हमें वापस उन्हीं दो डिजाइन प्लान पर ले आता है जिनकी हमने जड़ों में बात की थी। अच्छा, ये भी उससे जुड़ा है? हाँ, द्विबीजपत्री पौधों जैसे पीपल या आम में जालिकावत शिरा विन्यास होता है। इसमें एक मुख्य नस होती है और बाकी नसें उससे निकलकर एक जाल सा बना लेती हैं। जैसे हमारी सड़कों का नेटवर्क होता है, एक मेन हाईवे और उससे निकलती छोटी छोटी गलियां। बेहतरीन उपमा है। और ये जाल पत्ती के हर कोने तक पानी पहुंचाता है और उसे मजबूती भी देता है।
अब याद कीजिए, इन्हीं पौधों में जड़ कैसी थी? मूसलामूल, टैप रूट। सही। तो मूसला जड़ और जालीदार पत्तियां ये एक ही टीम में हैं। अच्छा, तो फिर दूसरी टीम यानी एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में नसें कैसी होती हैं, जैसे गेहूं या केले के पत्ते में? उनमें होता है समानांतर शिराविन्यास। इसमें सारी नसें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं, जैसे रेलवे की पटरियां। और इनकी जड़ें? झगड़ा मूल थी। बिल्कुल। तो ये दूसरा डिजाइन प्लान है, झकड़ा जड़ें और समानांतर नसों वाली पत्तियां। और इसी से हम पौधों को पहचानते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि जड़ें और पत्तियां एक ही नियम का पालन कर रही हैं। एक और बात जो मैंने देखी है वो ये है कि पत्तियां तने पर यूं ही कहीं भी नहीं उग जाती, उनका एक खास क्रम होता है। हाँ, पर्ण विन्यास या फाइलोटैक्सी। क्या इसका भी कोई कारण है? इसका एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक कारण है। ये देखने में भले ही एक पैटर्न लगे, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। कौन सी समस्या? समस्या ये कि हर एक पत्ती को धूप में अपनी जगह कैसे दी जाए ताकि कोई दूसरी पत्ती की छाया में ना रह जाए। मतलब ये धूप के लिए होने वाली लड़ाई को सुलझाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये प्रकाश को पकड़ने की एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। स्रोत हमें 3 मुख्य पैटर्न दिखाता है। एक है एकांतर, ऑल्टरनेट। हाँ ऑल्टरनेट, जिसमें हर पर्व पर एक ही पत्ती होती है जो बारी बारी से अलग अलग दिशाओं में निकलती है, जैसे गुड़हल में। ठीक है। दूसरा है सम्मुख यानी ऑपोजिट, जिसमें हर पर्व पर 2 पत्तियां एक दूसरे के विपरीत निकलती हैं, जैसे अमरूद में। और तीसरा? और तीसरा है चक्करदार यानी वर्ल्ड, जिसमें एक ही जगह से कई पत्तियां एक घेरे में निकलती हैं। ये सभी पैटर्न ये सुनिश्चित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पत्तियों को सीधी धूप मिले। ये तो अविश्वसनीय है। पौधा सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, वो बाकायदा ज्यामिति और रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपना भोजन बना सके। सही कहा। और भोजन बनाने के बाद पौधे का अगला मकसद क्या होता है? शायद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। बिल्कुल। और उसके लिए तो फूल चाहिए। सही समझे। हाँ। अब हम पौधे के सबसे आकर्षक और जटिल हिस्से पर आते हैं, फूल पर। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। पर फूल भी तो एक खास तरीके से लगे होते हैं। हाँ, तने पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसे समझने के लिए 2 आसान उदाहरण सोचिए। बताइए। पहला है असीमाक्षी या रेसिमोस। इसे एक क्रिसमस ट्री की तरह सोचिए। मुख्य तना ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और फूल साइड में लगते रहते हैं। और सबसे नए वाले सबसे ऊपर होते हैं। बिल्कुल। दूसरा है ससीमाक्षी या साइमोस। ये एक फुलझड़ी की तरह है। मुख्य तना एक फूल में खत्म हो जाता है, फिर साइड से शाखाएं निकलती हैं और वे भी एक एक फूल में खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पुराना फूल सबसे ऊपर होता है। सही पकड़ा। क्रिसमस ट्री और फुलझड़ी, ये समझना बहुत आसान हो गया है। अब अगर हम एक अकेले फूल को देखें तो उनकी बनावट में भी बहुत विविधता होती है। कुछ एकदम गोल होते हैं, कुछ अजीब से आकार के। यह उनकी सममिति यानी सिमेट्री है, और ये सीधे तौर पर परागण करने वाले कीड़ों को आकर्षित करने की उनकी रणनीति से जुड़ी है। कैसे? जो फूल बिल्कुल गोल होते हैं, जैसे सरसों या धतूरा, उन्हें हम त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। उन्हें आप किसी भी कोण से काटें, वे 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे, एक तारे की तरह। और जो गोल नहीं होते, जैसे मटर का फूल? मटर का फूल एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक होता है। उसकी बनावट एक चेहरे की तरह होती है। हाँ, होती तो है। उसे आप सिर्फ एक ही तरह से ऊपर से नीचे 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। ये डिजाइन खास तरह के कीड़ों को एक निश्चित रास्ते से आने के लिए मजबूर करता है ताकि परागण ठीक से हो सके। और कुछ फूल तो किसी भी तरह से बराबर नहीं बढ़ते। हाँ, कुछ असम्मित भी होते हैं। फूलों की बनावट में एक और चीज होती है जो थोड़ी उलझाने वाली है। उनके अंदर अंडाशय यानी ओवरी की जगह। हाँ, अंडाशय की स्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि वही आगे चलकर फल बनता है। सोचिए, क्या फल फूल के ऊपर बैठा है या फूल के अंदर धंसा हुआ है? अगर अंडाशय सबसे ऊपर है और बाकी पंखुड़ियां वगैरह उसके नीचे से निकल रही हैं, तो उसे अधोजायांगी या सुपीरियर ओवरी कहते हैं, जैसे बैंगन में। और अगर वो नीचे है तो? अगर अंडाशय सबसे नीचे है और बाकी सब कुछ उसके ऊपर से निकल रहा है, तो उसे अधिजायांगी या इंफीरियर ओवरी कहते हैं, जैसे अमरूद या खीरे में। अच्छा। इसमें फल बनते समय फूल के बाकी हिस्से भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और एक बीच की स्थिति भी होती है, जिसे परिजायांगी कहते हैं, जैसे गुलाब में। तो एक फूल को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका फल कैसा बनेगा। ये तो जासूसी करने जैसा है। बिल्कुल। और जासूसी के लिए एक और सुराग है, पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन।
ये क्या होता है? इसका मतलब बस इतना है कि कली के अंदर पंखुड़ियां एक दूसरे पर कैसे लिपटी होती हैं। क्या वे सिर्फ किनारों को छूती हैं या एक पंखुड़ी का किनारा दूसरी को एक खास दिशा में ढकता है, जैसे पंखे की ब्लेड। अच्छा। या फिर मटर के फूल की तरह, जिसमें एक बड़ी पंखुड़ी दो को और वे दो अगली दो को ढकती हैं। ये फूलों की पहचान का एक बहुत ही पक्का तरीका है। ठीक है, अब फूल के सबसे अंदरूनी हिस्से में चलते हैं, जहां असली काम होता है। यानी नर और मादा अंग। हाँ। फूल के केंद्र में होते हैं जनन अंग। नर भाग को पुमंग कहते हैं, जिसकी हर इकाई एक पुंकेसर होती है। पुंकेसर के ऊपरी हिस्से में पराग कण बनते हैं। और मादा भाग? और मादा भाग को जयांग कहते हैं, जिसकी इकाई अंडप है। अंडप के सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा अंडाशय है, जिसके अंदर भविष्य के बीज यानी बीजांड होते हैं। अंडाशय के अंदर ये बीजांड कैसे लगे होते हैं? क्या इसका भी कोई पैटर्न है? इसका भी एक व्यवस्थित पैटर्न है, जिसे बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसे आप अंडाशय के अंदर भविष्य के बीजों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट समझ सकती हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो मजेदार है। हाँ, क्या वे सब एक ही लाइन में बैठे हैं, जैसे मटर की फली में, या वे एक सेंट्रल कॉलम के चारों ओर लगे हैं, जैसे टमाटर में, या फिर वे दीवार से चिपके हुए हैं, जैसे सरसों में। तो ये व्यवस्था पोषण के लिए होगी? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करती है कि हर बीजांड को पोषण मिले और वो सुरक्षित रहे। और जब परागण और निषेचन हो जाता है, तब इसी अंडाशय और बीजांड का क्या होता है? निषेचन के बाद पूरा अंडाशय एक फल में बदल जाता है और अंदर के बीज बीज बन जाते हैं। तो मतलब हर फल एक पका हुआ अंडाशय है? तकनीकी रूप से हाँ। आम का उदाहरण सोचिए, उसका बाहरी छिलका अंडाशय की बाहरी दीवार है। गूदा, जिसे हम खाते हैं, वो बीज की दीवार है, और अंदर की कठोर गुठली वो अंडाशय की अंदरूनी दीवार है जो बीज की रक्षा कर रही है। एकदम सही। और उस गुठली के अंदर बीज होता है। क्या बीजों में भी वही दो डिजाइन प्लान देखने को मिलते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी? बिल्कुल, यहां आकर सारी कहानी जुड़ जाती है। द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों जैसे चना या राजमा के बीच में दो दालें होती हैं। हाँ, दो बीजपत्र। जी, याद कीजिए, इन्हीं पौधों की जड़ें मूसला और पत्तियों में जालीदार नसें थीं। और एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट जैसे मक्का या गेहूं? उनके बीज में सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है, और इन्हीं पौधों की जड़ें झकड़ा और पत्तियों में समानांतर नसें थीं। तो आप देख सकती हैं कि जड़ से लेकर बीज तक ये पौधे दो अलग अलग मूलभूत योजनाओं पर बने हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो जबरदस्त है। सम्मिति, अंगों की संख्या, वे जुड़े हैं या अलग हैं, अंडाशय की स्थिति, इतनी सारी जानकारी को कोई वनस्पति शास्त्री संक्षेप में कैसे लिखता होगा? इसके लिए उनके पास एक गुप्त कोड है, एक शॉर्टहैंड भाषा। इसे पुष्प सूत्र यानी फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला? हाँ, ये एक छोटी सी लाइन में पूरे फूल की कहानी बता देता है। ये पौधे के पूरे प्रजनन ब्लूप्रिंट को एक वाक्य में लिखने जैसा है। ये तो सुनना ही रोमांचक लग रहा है। क्या हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं? स्रोत में आलू के कुल यानी सोलेनेसी का उदाहरण है। जरूर। उसका सूत्र है O+V K5 C5 A5 G2। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। ठीक है। पहला निशान एक गोला है जिसमें प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब है कि फूल त्रिज्या सममित है, यानी बिल्कुल गोल, एक्टिनोमॉर्फिक। ओके। अगला निशान बताता है कि फूल उभयलिंगी है, यानी उसमें नर और मादा दोनों हिस्से हैं। ठीक है। फिर आता है K5। के का मतलब है बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, जो हरी पत्तियां होती हैं। 5 का मतलब है कि वो 5 हैं, और ब्रैकेट का मतलब है कि वे आपस में जुड़ी हुई हैं। समझ गई। तो C5 का मतलब होगा 5 दल यानी पंखुड़ियां, और वो भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। A5 का मतलब है 5 पुंकेसर, और यहाँ ब्रैकेट नहीं है, मतलब वे आजाद हैं, जुड़े नहीं हैं। और आखिर में G2? G यानी जयांग, मतलब 2 अंडप हैं और वे जुड़े हुए हैं। G के नीचे एक छोटी सी लकीर ये भी बताती है कि अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती यानी सुपीरियर है। कमाल है, एक छोटी सी लाइन में पूरे फूल का एक्सरे हो गया। और इसी कुल में आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च जैसी जरूरी सब्जियां आती हैं। हाँ, ये सूत्र हमें सिर्फ एक फूल की बनावट नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि कौन से पौधे आपस में रिश्तेदार हैं और उनका विकास कैसे हुआ है। ये उनकी पारिवारिक पहचान है। तो हमने जमीन के नीचे जड़ों की दुनिया से शुरू करके एक छोटे से बीज तक का सफर तय किया, जो अपने अंदर एक नया पौधा छिपाए हैं।
ये साफ हो गया कि पौधे का हर हिस्सा, हर पैटर्न, हर डिजाइन एक मकसद से बना है। हम अक्सर किसी फूल को उसकी सुंदरता के लिए या किसी फल को उसके स्वाद के लिए सराहते हैं, लेकिन इस पड़ताल के बाद शायद हम उस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और रणनीति को भी देख पाएंगे जो हर पत्ती की नसों में, हर पंखुड़ी की तह में और जमीन के नीचे जड़ों के जाल में छिपी है। ये प्रकृति का एक अद्भुत डिजाइन है ना? बिल्कुल। तो अगली बार जब आप बाजार में कोई फल या सब्जी देखें तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फूल कैसा रहा होगा? क्या वो गोल था या चेहरे जैसा? उसका अंडाशय ऊपर था या नीचे? ये हमारे चारों ओर की वनस्पति दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और रोमांचक नजरिया हो सकता है।